विश्व के मेरे सभी साथियों को मेरा नमो बुद्धाय। आज हमारी विरासत पॉडकास्ट में मैं तुषार कुमार आपके सामने पेशकश हुआ हूँ। आज हम बात करेंगे हमारी उन विरासत के जो विरासत दबी हुई थी और उसे किसने उजागर किया और आज कहाँ कहाँ पे बुद्धिज़्म का पूरे विश्व में, पूरे भारत में जहाँ पे खोदा जाए वहाँ पे बुद्ध निकलते हैं। तो बुद्ध हमारी जो विरासत है वो विरासत की ये पॉडकास्ट में आज हम आए हैं और आपके साथ इस पॉडकास्ट में हम पूरी इसकी जानकारी देंगे कि किस तरह से हमारा इतिहास कहाँ से कहाँ मिला है। आज बात करेंगे हम सारनाथ की। तो उस सारनाथ की जहाँ पे बुद्ध का क्या महत्व है और बुद्ध ने वहाँ पे जाके क्या किया था, वो सारी जानकारी हम आज हमारे इस पॉडकास्ट में सुनेंगे और आप तक हम पहुँचाएंगे। सारनाथ के बारे में पूरी जानकारी देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में है प्रवीण कुमार जी। प्रवीण कुमार जी, आपका स्वागत है श्रमण आगाज के चैनल पे। और आज हमें अपने दर्शकों को, अपने चहेतियों को आप बताएंगे सारनाथ के पूरे इतिहास के बारे में। शुक्रिया तुषार भाई। आप श्रवण आगाज के डिजिटल पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म पर से ये बात अपनी रख रहे हैं और आज भारत में जो सबसे महत्व का स्थान जिस जगह का है उस जगह का नाम है सारनाथ। तथागत बुद्धा जब इस भारत में ईसा पूर्व 563 में बुद्धा का जन्म हुआ। वो राजकुमार थे, राजघराना से ताल्लुक रखते थे, लेकिन उसकी कम आयु में ही बुद्धा ने अपनी खोज के लिए, उन समाधान के लिए, ज्ञान प्राप्ति के लिए बुद्ध यानी कि सिद्धार्थ गौतम वो घर से निकले और कई सालों तक ज्ञान प्राप्त करने के लिए बुद्धा अलग अलग जगहों पे वो गए। जब बुद्धा को ज्ञान प्राप्त करने के लिए वो जब बुद्ध गया गए, जो निरंजना नदी के किनारे पर थे, वहां जाके बुद्धा ने करीबन 6 साल तक वहां तपस्या की और उनका जो शरीर था वो एकदम शुष्क हो गया था, मांस हड्डी पसली दिख रही थी। उस समय वहां उस जो बुद्ध गया जो है वहां एक कन्या जिसका नाम था सुजाता, वो लड़की अपनी बच्चे की शुभ कामना को लेकर वो वहां गई तो वो बुद्ध को देखा और सुजाता ने उस दिन तथागत गौतम बुद्ध को खीर खिलाई। तब बुद्धा को यह ज्ञान प्राप्त हुआ और ज्ञान प्राप्त होने के बाद बुद्धा वहां करीबन 7 वीक तक बुद्ध गया में ही रुके और अलग अलग जगहों पर बुद्धा ने अपने ज्ञान को, अपने शरीर को लोगों तक पहुंचाने का निश्चय किया। जब बुद्धा घर से निकले थे तो ज्ञान प्राप्ति के लिए बहुत सारे लोग बुद्धा को मिले थे, जिसमें बुद्धा का सबसे अगर पहले गुरु कहे गए तो आराम था। तो बुद्धा ने सोचा कि चलो मैं पहले हमारे गुरु से ही भेंट करते हैं, लेकिन उनके बारे में सुना तो उनका देहांत हो गया था। तो वो बुद्धा घूमते घूमते सारनाथ आए
सारनाथ का मूल नाम था सारंगनाथ, अथवा तो मृगद्यान कहते हैं उसको। वहां मृगों की ज्यादा बस्ती हुआ करती थी, इसके उस वन को मृगयान कहते हैं या तो सारंगनाथ भी कहते हैं। बाद में उसका नाम सारनाथ पड़ा। वहां बुद्धा ने अपने 5 शिष्यों को, जो ज्ञान बुद्धा को मिला, वो बुद्धा को ज्ञान वो 5 शिष्यों को बांटा। इसलिए इस दिन को या तो सारनाथ को धम्म चक्र प्रवर्तक के रूप में भी मनाया जाता है। और वहीं से बुद्धा की एक नए जीवन की शुरुआत होती है। में बुद्धा ने करीबन 60 साल तक, यानी कि करीबन 80-90 साल तक बुद्धा जीवित थे। ईसा पूर्व 480 में बुद्धा का परिनिर्वाण कुशीनगर में जब हुआ, वो 60 साल तक वैसे चलते रहे और पूरे विश्व में, पूरे देश में जो समता, शील, प्रज्ञा, करुणा, अहिंसा, समानता, बंधुता, भाईचारा, इस बात पर अपनी बात रखी। और इससे बहुत, इस देश के करीबन 16 जनपद हुआ करते थे। उन 16 जनपदों के राजाओं ने बुद्धा का शरण में आकर उसको राजधर्म के रूप में स्वीकार किया। और बुद्धा पूरे भारत में नहीं, आज विश्व के महान समाज सुधारक में अगर किसी का नाम, अगर गर्व से हम कहें, तो बुद्धा का नाम लिया जा सकता है। आज आप देखते हैं कि आज विश्व में कहीं ना कहीं जगह पर बड़े पैमाने पर हिंसा चल रही है, लड़ाइयां हो रही हैं, युद्ध जैसा माहौल है। उस समय बुद्धा ने जो हमारा देश का संदेश है, वो संदेश आज विश्व में शांति का संदेश, समानता का संदेश, वो लेके आज पूरे विश्व में हमारा संदेश जा रहा है। सारनाथ की अगर बात कही जाए, क्योंकि आज का सब्जेक्ट जो है वो सारनाथ है, तो तथागत बुद्धा के परिनिर्वाण के बाद इस देश में मौर्य वंश का शासन आया। और ज्यादातर अगर कहा जाए तो बिंदुसार, जो बुद्धा के समकालीन थे, और बिंदुसार ने ही बौद्ध धर्म को अपने राज्य में, अपने शासन में स्वीकार किया था। बिंदुसार का जो बेटा था चक्रवर्ती सम्राट अशोक, उसने पूरे विश्व में जब अपने विजय पताका लहराया, और जब लास्ट में ईसा पूर्व 262 या 61 में जब कलिंग का युद्ध हुआ, और कलिंग के युद्ध में करीब 2.5 लाख से ज्यादा लोगों की जान हानि, खुआरी या तो मृत्यु हुई। उसके बाद जब अशोक विश्व विजेता तो बन गया, और बनने के बाद उनका चचेरा भाई जो था उपगुप्त, उसने अशोक को समझाया, और अशोक ने बाद में बुद्ध धम्म को ग्रहण किया और युद्ध छोड़ के वो शांति के मार्ग पर आया। और बुद्धा ने ही अपने जीवन काल में ये सारनाथ का जो स्तूप है मृगद्यान में, वो बनाया।
तो ऐसा कहा जाता है कि अशोका ने जो 84,000 जितने स्तूप बनाए थे, इस स्तूप में इसका नाम भी है। अगर इसका वर्णन किया जाए तो वो 45 फुट लंबा है। लेकिन इसके बारे में हम चर्चा करें इससे पहले, अगर सारनाथ जो काशी यानी कि वाराणसी, इससे करीबन 12-13 किलोमीटर की दूरी पर ही है, और करीबन 1700 की साल में जो वहां का राजा था जगत सिंह और चैत्य सिंह उनका दीवान था, उनको उनके महल में कुछ दीवारें बनानी थी, तो उनके पास ईंटें वगैरह कुछ नहीं थे। तो उनके राज्य को आदेश दिया कि भी कहीं से आप ऐसे ढूंढ निकालो। तो वो उनका जो दीवान था उसको ये सारनाथ का स्तूप दिखाई दिया। बहुत ही बड़ा स्तूप था और वो अज्ञानता के वश थे, उनके पास जानकारी नहीं थी। तो वो स्तूप को खुदाई करके उनमें से ईंटें निकाल के उसने वो दीवार अपने राज्य में बनवाई। इससे वो जो बहुत बड़ा जो स्तूप था वो खंडित हो गया, और इनमें से बहुत सारी चीजें जो अशोका ने बुद्धा के परिनिर्वाण के बाद जो उनकी अस्थियां थी, वो अस्थियां को जो इसमें रखी थी, उसमें जवेरात थी, हीरे माणिक बहुत सारे थे। उनको वो राजा जगत सिंह और चैत्य सिंह जो उनके दीवान थे, उसने गंगा में बहवा दिया। वो हमारे देश की विरासत को बहुत बड़ा नुकसान हुआ। फिर भी जब भारत में अंग्रेज आए, तो अंग्रेजों आने के बाद 1815 में एक अंग्रेज कर्नल था कैकजी, उसने पहली बार ये सारनाथ में खुदाई का काम शुरू किया, और खुदाई करते करते कैकजी को कुछ उसमें प्राप्त हुआ। हाँ तुषार भाई, आप क्या कुछ कहना चाहते हैं? जी प्रवीण जी, मैं एक बात ये थी कि आपने जो बताया, इसमें पहले तो ये स्तूप जो था सारनाथ का, वो सारनाथ में गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम धम्मचक्र प्रवर्तन दिन वहाँ से उन्होंने शुरुआत की। लोगों को, उनको जो ज्ञान हुआ वो पूरे विश्व को देने चाहा। साथ में ये स्तूप जो बनाया वो अशोका ने बनाया। और आज जब विश्व में तीसरा युद्ध का माहौल का बात चल रही है, तब पूरे विश्व में एक ही बात आ रही है कि इस विश्व को युद्ध की नहीं, बुद्ध की जरूरत है। तो बुद्ध का जो शांति का संदेश है वो भी यहाँ से शुरुआत हुई। और कहा जाता है, आपने जो एक बात कही यहाँ पे सुजाता जी की, जो उन्होंने बुद्ध को खीर खिलाई थी। आज बौद्धिज्म में खीर का महत्व बहुत बड़ा है। तो बुद्ध ने तब, जब उन्होंने बहुत सारी ज्ञान प्राप्ति के लिए खाना पीना छोड़ा, तब उनका शरीर बहुत ही सुस्त हो गया। तब बुद्ध ने ये भी कहा कि इस प्राप्ति के लिए खाना पीना छोड़ने की जरूरत नहीं है। हाँ, आपने सही बात कही। और ये जब इतिहास पूरा दबा था, एक बात ये भी मैं कहना चाहूँगा, ये जब पूरा इतिहास दबा हुआ था, इस इतिहास को फिर से किसने पूरे विश्व के सामने रखा। और आज सारनाथ की जो जगह है वो बौद्धिज्म की जगह है, वो पूरे विश्व को किस तरह से पता चला। वो अंग्रेज अमलदार कौन थे, और उन्होंने, वो अंग्रेज जो व्यक्ति था, उन्होंने जब इसकी पूरी जगह का छानबीन किया, फिर यहाँ पे विश्व के उन साहित्यकारों की बात की जाए कि जो फाइनेंस और ह्यूनसन जब आए थे, तो उन्होंने भी इसकी नोट ली थी। क्या था वो इतिहास भी हमारे दर्शकों, श्रवण आगाज के दर्शकों को भी वो आप जानकारी दीजिए। हाँ, तो तुषार भाई, मैंने पहले कहा कि 1815 में पहली बार अंग्रेज अमलदार एक कर्नल कैकजी करके थे, उसने सारनाथ में आके एक खुदाई का काम शुरू किया। फिर उसके बाद वो HB एरल करके एक अमलदार था अंग्रेज,
वो भी आए उधर सारनाथ में और उसने भी खुदाई किया। लेकिन सबसे अगर कहा जाए कि सारनाथ को पूरे विश्व में उजागर करने वाला अगर कोई थे कैकी जी और एरोल के बाद, तो वो थे अलेक्जेंडर कनिंघम। 1836 में अलेक्जेंडर कनिंघम सारनाथ में आए और फिर सारनाथ में खुदाई का काम शुरू किया। तो मैं ये कहना चाहता हूं श्रवण आगाज के दर्शकों को कि भारत में जो बुद्धा की विरासत थी, जो हमारी विरासत है, इस विरासत को जमीन के तले दफना दी गई थी। उस विरासत को उजागर करने का काम अगर किसी ने किया भारत में, तो वो थे अंग्रेज। इसमें 3 नाम सबसे मुखर पे लेने चाहता हूं मैं। दूसरी बात ये है कि जब अशोका ने ये बनाया स्तूप, और जब अशोका के बाद जब कनिष्क आया भारत में, अगर समझो कि बुद्धा की जो मूर्तियां हैं वो बनाने का श्रेय कनिष्क को जाता है। और जब ये अंग्रेजों ने जब आकर जो उस जमाने में जो अशोक ने जो शिलालेख लिखे थे, उस शिलालेख में ज्यादातर जो वहां की लोकल लैंग्वेज थी, भारत की भाषाएं, उसमें खरगोष्ठी थी और ब्राह्मी लिपि थी। उन लिपियों के सहारे अशोक ने अपना पूरा इतिहास जो था वो इतिहास लिखा था। वो अंग्रेजों ने हमारे देश में आके इसका अभ्यास किया और 1855-56 में अलेक्जेंडर कनिंघम ने, वो एक इंजीनियर था, लेकिन उनको ज्यादा दिलचस्पी थी आर्कियोलॉजिकल सर्वे में, तो अंग्रेजों ने फिर उसको भारत में पहली बार 1863 में भारत में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया नाम के एक अलग से विभाग की रचना की गई और उसका हेड ऑफ द डिपार्टमेंट के तौर पर अलेक्जेंडर कनिंघम को ही नियुक्त किया गया। और अलेक्जेंडर कनिंघम ने ही ये पूरा भारत में जितने भी बुद्ध विरासत थी। अब दूसरी बात ये कही कि जो चीनी लोग जो थे वो उसमें थे फाहियान, जो भारत में करीबन 5वीं सदी में आए, और वो फाहियान ने भी अपनी किताबें में इसका जिक्र किया है। और इसके बाद 7वीं सदी में जो फाहियान के बाद ह्यूएन त्सांग आए, उसने वो वहां तो 10 दिन वहां रुके थे और पूरा लोकेशन जो अभी कहा जाए, इसकी दिशाएं कितने किलोमीटर, कितनी कहां से कहां जगह पर कितने दूर स्थित है, इसका पूरा विवरण ह्यूएन त्सांग ने भी उनकी किताब में किया है। इस आधार पर अलेक्जेंडर कनिंघम ने ये सारनाथ को खोज निकाला और हमारे देश में पहली बार 1905 में ये सारनाथ ने जो खुदकाम करते हुए, खुदाई करते के बाद एक सबसे बढ़िया जो आज हमारा राज्य चिन्ह है, जिसको अशोक स्तंभ कहते हैं, 4 मुख वाले सिंह कहते हैं, चारों दिशाओं में जो गर्जना करते हुए दिखाई देते हैं, वो अशोक का राज चिन्ह भी था। और 32 तितलियां वाला धम्म चक्र जो है, वो बुद्धा का जो शील का मार्ग है, बुद्धा की जो अष्टांग मार्ग है, बुद्धा का जो पंचशील है, उसी को दिखाता है। जो हमारा धम्म चक्र, जो 32 तितलियां हैं, वैसे आप देखते हैं जो आज भी हमारे भारत का राज चिन्ह है और हमारी मुद्राओं पर भी इसका लेखन किया गया है। तो अंग्रेजों का हम शुक्रिया अदा करते हैं कि सारनाथ को खोजने में बहुत बड़ा रहा। 1905 में पहली बार
ये जब सारनाथ के खुदाई के दरमियान ये अशोक स्तंभ मिला, अशोक चक्र जिसको कहे धम्म चक्र जिसको कहते हैं वो भी मिला। और सारनाथ वो ढूंढते ढूंढते कहा मालूम हुआ कि भाई सारनाथ में ही बुद्धा ने पहला अपना भाषण या तो समझो कि उपदेश बुद्धा ने दिया था। जो अपने 5 शिष्यों थे, जो इसमें कौंडलिक करके जो उसका सबसे प्रिय शिष्य था, उनके 2-4 और साथी थे, उनको धम्म दीक्षा दी और वहां उपदेश दिया बुद्धा ने। जी प्रवीण जी, आपने बहुत बढ़िया जानकारी हमारे दर्शकों को श्रमण आगाज के हर एक वक्ता जो हम देख रहे हैं उन सभी को आपने बहुत ही बढ़िया जानकारी दी है। और उस जानकारी में आपने जो चक्र का जिक्र किया, अशोक चक्र का, जो बहुत जगहों पे वो अशोक चक्र है, उस चक्र को लोग रथ का पहिया भी मानते हैं। ये सारी चीज़ें जब लोगों को पता नहीं था तब की बात थी। अब जब ये पूरा इतिहास, पूरी विरासत लोगों के सामने, पूरे विश्व के सामने जब आई है, तब उसका इतिहास जानने के बाद आज हमारे दर्शक जान रहे हैं। तो वो भी देखेंगे कि जो बुद्ध गुफाएं हैं पूरे भारत में बहुत सारी जगहों पे, ईरान हो, इराक हो, भारत के बाहर की जहाँ पे भी ये पूरी गुफाएं पाकिस्तान में भी मिलती है, बुद्ध की मूर्तियाँ वहाँ पे भी मिलती है। तो ये पूरा इतिहास जो बुद्धिज़्म का पूरे विश्व में फैला हुआ है। और लोगों ने ये भी कहा कि भारत जब सोने की चिड़िया थी, तो जब जो आक्रमण लोग आए उन्होंने उस सारी चीज़ों को लेके गए, लेकिन ह्यूएनसांग और फाइनेंस जो चीन के यात्री आए, जो इतिहासकार आए, उन्होंने यहाँ की जो विरासत थी, यहाँ की जो लिपियाँ थी, जो बुकें थी, वो लिए और पूरे विश्व को उसकी जानकारी दी। तो और चीज़ें सारनाथ में से क्या मिली और किस तरह से सारनाथ का पूरा इतिहास है, वो भी हमारे दर्शकों को आपने बहुत ही अच्छे तरीके से बताया। लेकिन जो चीज़ें बाकी है वो भी उनको बताए, तो विस्तार से उन जानकारी को वो समझ पाए और लोगों तक उसे फैलाए। आपने धम्म चक्र के बारे में जो बात कही, साथियों मैं आप सभी को बताना ये चाहता हूं कि सारनाथ का निर्माण चक्रवर्ती सम्राट अशोक ने ईसा पूर्व 249 में उसका निर्माण किया गया था। सारनाथ को 3 नामों से जाना जाता था। प्राचीन समय में उनका नाम था ऋषिपतन, उसके बाद उसका नाम है मृगदान, और इसके बाद अभी उसका नाम है सारनाथ। जब अशोका ने ये बात सोची उसके शासनकाल दरमियान में, और जब ये धमेक स्तूप उसका नाम था, ये जो सारनाथ का जो पूरा स्तूप है उसको धमेक स्तूप भी कहा जाता है। तो तथागत गौतम बुद्धा ने जो वहां उनके शिष्यों, जो मैंने आपको कहा कौंडल्य, अशाजी, पदीय, वाचन, पसंजी, वो 5 को जो वहां दीक्षा दी या तो उपदेश दिया, वो उपदेश दिया उसमें जो धम्म चक्र प्रवर्तक दिन के रूप से उसको कहा भी जाता है, तो वो जो रथ का पहिया नहीं है, बुद्धा के 32 संस्कार है। और वो 32 संस्कार में शील, प्रज्ञा, समता, स्वतंत्रता, बंधुता, भाईचारा अलग रूप से बुद्धा ने उसको अपने शिष्यों को कहा, बताया कि अगर जीवन में पंचशील अष्ट मार्ग का अगर तुम पालन करोगे, चोरी नहीं करोगे, व्यभिचार नहीं करोगे, नशा नहीं करोगे, सभ्य जीवन जियोगे, वो अलग अलग रूप से बुद्धा ने जो उपदेश दिया, वो उपदेश अशोका ने वो टिप्पणियां बनाकर वो हमारे देश के सामने रखा था। जो 12वीं शताब्दी में, मैं गुजरात की बात कर रहा हूं, जब पाटन में जब समझ लो कि सिद्धार्थ जयसिंह सोलंकी का जब शासन काल था, उस समय में जो सहस्त्रलिंग तलाव में जब पानी नहीं आया जसवा का साप की वजह से,
तब वहां के पुरोहित पंडितों ने राजा को ऐसा कहा कि अगर इसमें किसी 32 लक्षण वाले इंसान का अगर पशु बलि या उसका वध कर सकते हैं तो पानी आएगा। तो जो वो 32 लक्षण है, वो 32 लक्षण ही बुद्धा का उपदेश है। जो हर मनुष्य जो 32 शीलों का पालन करता है, वो मनुष्य परिपक्व, परिपूर्ण और तो पूर्ण पुरुष कहलाता है। जो हमारे गुजरात में ये ऐतिहासिक घटना है कि 32 लक्षणा पुरुष के बारे में जो बात कही गई और जिसका बलिदान दिया गया वीर मेघमाया जी का, वो हमारे इतिहास में मौजूद है। वो बुद्धा से लिया हुआ कंसेप्ट था। तो लेकिन हमारी विरासत को तहस नहस करने के लिए दूसरे धर्म के लोगों ने या तो कि उनकी विचारधारा को प्रभावित, हमारी विचारधारा को प्रभावित करने के लिए, उसकी विचारधारा को उजागर करने के लिए उसको रथ का पहिया लोग कहते हैं, लेकिन वास्तविक ये है। तो जब सारनाथ में ये ईसा पूर्व 249 में अशोक ने बनवाया, तब जब बुद्धा का बहुत सारे अस्थियां थी, वो धम्मिक स्तूप में, जो उसका नाम है, बहुत लंबा चौड़ा, करीबन कितना किलोमीटर, 9 किलोमीटर तक वो लंबा चौड़ा वो पूरा स्तूप है। तो उसको इसके अंदर वो रखा था, उनके सारी अस्थियां, उसमें कुछ हीरा माणिक वो थे। लेकिन मैंने जो आपको पहले बताया कि वहां के जो राजा था वो वाराणसी का जगत सिंह, उसने अज्ञानतावश उस स्तूप को खुदाई करके उनमें से वो सारे जो निकले बुद्धा के अवशेष को उसने नदी में बहा दिया। लेकिन फिर भी आज भी बहुत बड़ी मात्रा में बुद्धा का जो ये स्तूप है उसका जीर्णोद्धार करके वहाँ अभी एकदम मनमोहक तरीके से वहाँ रखा गया है। और मैं इसके बारे में अगर कहूँ तो तथागत गौतम बुद्ध ने और अशोक तो अशोक ने वहाँ जो शिलालेख लिखे हैं, और ज़्यादा खास करके मैं ये हमारे दर्शकों को ये बात कहना चाहता हूँ कि चारों दिशाओं वाला जो सिंह का जो प्रतिकृति है, वो हमारा राज्य का, हमारा देश का प्रतीक भी है। वो अशोका ने उनके प्रतीक के चारों दिशाओं में बुद्धा का जो मैसेज जो है, जो संदेश है, जो उसके जो बुद्धा ने जो उपदेश दिया, वो चारों दिशाओं में फैलाने के लिए वो उसकी सूची या तो वो दिशा बताती है, वो अशोका की वो चीज बताते हैं कि वो बुद्धा ने ये पूरे विश्व में ये संदेश फैलाया था। जी प्रवीण जी, आज हमारे सभी दर्शकों को प्रवीण जी ने जो जानकारी दी है, आपने पूरा इतिहास को जाना, पूरी हमारी विरासत को जाना है, तो प्रवीण जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमारे लिए जुड़े, आपका धन्यवाद। धन्यवाद। तो दर्शक मित्रों, आज हमारे साथ जुड़े थे प्रवीण कुमार जी हमारी विरासत पॉडकास्ट में, और आज उन्होंने आपको 32 जो लक्षण थे वो भी बताए, सारनाथ का पूरा इतिहास बताया, और आपको जो बुद्धिज़्म की पूरा सारनाथ का जो इतिहास था वो आपके सामने रखा है। तो आप इस वीडियो को बहुत से लोगों को, बहुत बौद्धिस्टों को तक आप पहुंचाए, और लोगों को हमारा ये विरासत, हमारा जो इतिहास है वो उन तक पहुंचाए। प्रवीण जी हमारे साथ ऐसे ही अगले पॉडकास्ट में भी हमारे साथ जुड़ेंगे। जो अगला हमारा पॉडकास्ट है वो लुम्बिनी का है, और जहाँ पे बुद्ध का जन्मस्थल है, तो उस जन्मस्थल का भी पूरा पॉडकास्ट के माध्यम से आप तक पूरी माहिती पहुँचाई जाएगी। तो हमारे श्रवण आगाज को आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मैं तुषार कुमार आपसे मिलता रहूँगा। नमो बुद्धाय।